नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के ही दूसरा जो चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसकी चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव जो समस्त संसार में सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, तो वो मित्र सूक्ष्म जीव कहलाते हैं मनुष्य के लिए। जो मनुष्य के शरीर में रोग व्याधि इत्यादि फैलाने का कार्य करते हैं वो शत्रु सूक्ष्म जीव होते हैं या हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इस चैप्टर में जो शीर्षक दे रखा है इसका कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु किस प्रकार से हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया गया है आपके लिए इस चैप्टर में कुछ, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पूरी बातें हम इस वीडियो के दौरान करेंगे। और एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं करेंगे इस वीडियो में, तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए और रिवाइज़ भी करते रहिए। पिछली वीडियो को भी आप रिवाइज़ करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी होती रहेगी। तो हम 20 से 25 दिनों में आपकी साइंस को कंप्लीट कर देंगे। तो अब चलते हैं अपने पाठ के ऊपर। तो चैप्टर है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो देखिए सूक्ष्म जीव क्या हैं। सबसे पहले तो चर्चा हम करें कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो यानी छोटा। तो ऐसे जीव जो हमें हमारी आंखों से जब हम उनको देखें तो दिखाई नहीं दें, देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े या आवर्धक लेंस की आवश्यकता पड़े, ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं वे जीव जिनको देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनको देखने के लिए आवर्धक लेंस की आवश्यकता पड़ती है या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब आपका जो चैप्टर है उसमें सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए 4 वर्ग कौन से हैं, तो लिखेंगे आप आगे। सूक्ष्म जीवों को प्रमुख रूप से निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद में है शैवाल,
तीसरा है प्रोटोजोआ, और फोर्थ है कवक। तो ये 4 प्रमुख वर्ग आपके दे रखे हैं चैप्टर में। सूक्ष्म जीवों के प्रमुख 4 वर्ग हैं, जिसमें जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक है। अब आप ये कहेंगे कि जो विषाणु है, वायरस है, वो भी तो सूक्ष्म जीव है। वो सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो एक अपवाद के रूप में कार्य करता है। वो एक सूक्ष्म जीवों के वर्ग का एक अपवाद है, तो उसको भी हम संक्षेप में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से केवल हम इन 4 की चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु की। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम जीवाणु की चर्चा करेंगे। तो जीवाणु जो होते हैं, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं मुख्य रूप से तो एक कोशिकीय ही होते हैं, लेकिन कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो जीवाणु की सबसे पहले चर्चा करें तो जीवाणु का जो एग्जाम्पल है आपके बुक में दे रखा है। जीवाणु का जो एग्जाम्पल है वो आपकी बुक में दे रखा है। स्पाइरल जीवाणु है और छड़नुमा जीवाणु है। स्पाइरल जीवाणु और एक है छड़नुमा जीवाणु। ये जो नाम है ये इनकी आकृति के कारण दिए गए हैं इनको जीवाणुओं को। तो जीवाणु के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, इसलिए हम केवल संक्षेप में पढ़ेंगे। बड़ी कक्षाओं में जब जाएंगे आप तो इनके बारे में विस्तार से दिया गया है। तो जब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास में आप जाएंगे, तब ये जो प्रमुख वर्ग हैं इनको किंगडम्स में बांटा गया है, और फिर सभी को वर्ग, जाति, उपसंग, संघ, फाइलम वगैरह सब में डिवाइड किया गया है। तो ये जो वर्गीकरण है, जीवों का जो वर्गीकरण है, वो आप 9th क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल 4 वर्ग पढ़ेंगे और केवल उनके कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में देखिए शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। तो शैवाल जो है क्लेमाइडोमोनास है और स्पाइरोगायरा है। तो ये लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल शैवाल के भी। क्लेमाइडोमोनास, मोनास, क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगायरा। तो ये प्रमुख शैवाल के उदाहरण हैं। साथ साथ आपको चित्र भी प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनमें देखकर आप पहचान सकते हैं कौन सा क्लेमाइडोमोनास है और कौन सा स्पाइरोगायरा है। इसके बाद में जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो अमीबा है, पैरामीशियम है, टाइफाइड रोग के जीवाणु हैं, क्षय रोग के जीवाणु हैं। तो प्रमुख रूप से अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और कवक जो प्रमुख फंजाई है उसमें एस्पेरजिलस है, पेनिसिलियम है। ये प्रमुख रूप से इन सब के उदाहरण हैं। तो ये प्रमुख 4 वर्ग हैं और नीचे आप इनके 2-2 एग्जाम्पल लिख लेंगे, ताकि यदि एग्जाम में आता है
कि सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है और उनके दो दो उदाहरण भी दीजिए, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विषाणु की। तो देखिए, जब विषाणु है या जिसे वायरस कहते हैं, यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, लेकिन यह जो सूक्ष्म जीव है ये जो अपने परपोषी है, परपोषी में गुणन व वृद्धि करता है। परपोषी में गुणन एवं वृद्धि करता है और परपोषी के शरीर में ही ये जनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो जैसे ये परपोषी के शरीर से बाहर आता है, यदि विषाणु परपोषी के शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहरी वातावरण में ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है और परपोषी का जो शरीर है, इस परपोषी के शरीर में यह सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसलिए विषाणु को क्या कहते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं, यानी सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी भी कहते हैं, जिसमें दोनों ही प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। सजीव कुछ अवस्थाओं में ये सजीव की तरह व्यवहार करता है और कुछ में निर्जीव। निर्जीव कब, जब ये वातावरण में पड़ा रहता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जब किसी होस्ट का शरीर इसको मिल जाता है, यानी परपोषी का शरीर जब इसको मिल जाता है, तब ये सजीव की तरह व्यवहार करता है। अब हम देखेंगे कि विषाणु से प्रमुख रूप से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो, जो सामान्य जुखाम है, खांसी जो होती हैं, फ्लू है, फ्लू में जैसे इन्फ्लुएंजा है, खसरा है और पोलियो, ये जो प्रमुख रोग हैं ये विषाणु के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। तो देखो, जुखाम, खांसी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, ये सब जो रोग हैं ये किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि विषाणु के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। यदि पूछता है कि विषाणु किस प्रकार से कार्य करता है, तो परपोषी के शरीर में गुणन में वृद्धि करता है। कुछ पौधे एवं कुछ जो जीवाणु हैं, जंतु हैं, जीवाणुओं पे भी ये परपोषी के रूप में रह सकता है, तो उनमें ये गुणन एवं वृद्धि करता है, उन्हीं में जनन करता है, और जनन करने के बाद में उनकी जो भित्ति होती है शरीर की, उनको तोड़कर ये जब बाहर निकलता है, फिर ये कुछ समय के लिए निर्जीव हो जाता है, और जैसे ही इसको वापस कोई परपोषी मिलता है तो फिर उसके शरीर में जाकर ये सजीव हो जाता है। इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। और प्रमुख जो रोग हैं वो जुखाम है, खांसी है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो इत्यादि रोग इसी वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ये चर्चा हो गई विषाणु के बारे में। अब आगे चलते हैं। अभी हमने चर्चा करी थी कुछ समय पहले कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें हम लिखेंगे कि जैसे कुछ जीवाणु हैं, कुछ शैवाल हैं, वो एक कोशिकीय भी होते हैं। और बहुकोशिकीय की बात करें तो शैवाल और जो कवक हैं, इनके कुछ जो वर्ग हैं या कुछ वर्ग के जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, ताकि एग्जाम में यदि कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर आराम से लिख सकें। अब हम चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, इनका आवास क्या है। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों का आवास, सूक्ष्म जीवों के आवास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मनुष्य अपने घर में रहता है, चिड़िया अपने घोंसले में रहती है, पशु भी अपने आवास में जो मनुष्य द्वारा बनाए होते हैं वहाँ रहते हैं, जंगली जानवर जैसे
वनों में रहते हैं तो वैसे ही सूक्ष्म जीव भी तो कहीं रहते होंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये कहाँ रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इनका आवास कौन सा है। तो देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये सभी प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, चाहे कैसा भी आवास हो, या आराम से वृद्धि कर सकते हैं। तो इनका जो आवास है उसकी चर्चा करते हैं। तो यहां लिखेंगे सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के आवास में रहते हैं, सभी प्रकार के आवास में रह सकते हैं। सभी प्रकार के आवास में रह सकते हैं। तो कौन कौन सा आवास, जैसे गर्म से गर्म स्थल हैं, जैसे उष्ण स्रोत हैं, जैसे गर्म पानी का झरना है, मरुस्थल है, ज्वालामुखी हैं, और गर्म स्थान। उष्ण स्रोत एवं शीत क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो ठंडे जो बर्फ के मरुस्थल हैं वहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ हो, हिमालय हो, जितने भी मतलब जितने भी ठंडे क्षेत्र हैं, जितने भी शीत प्रदेश हैं, सभी में आराम से रह सकते हैं। तो जीवाणु जो हैं सभी प्रकार के आवास में रह सकते हैं, उष्ण स्रोतों में भी रहते हैं और शीत क्षेत्रों में भी ये निवास करते हैं। और देखिए सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव मनुष्य, व जंतु शरीर में भी रहते हैं। ये दलदल में भी पाए जाते हैं। और बात करें तो जो सूक्ष्म जीव हैं कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं और कुछ समूह में रहते हैं। स्वतंत्र रूप से जैसे अमीबा है, अमीबा स्वतंत्र रूप से रहता है, लेकिन जैसे कुछ शैवाल हैं और कवक हैं, ये समूह बनाकर रहते हैं, ये समूह में रहते हैं। तो ये इनके आवास के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम सूक्ष्म जीवों के आवास के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम चलते हैं आगे, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु किस प्रकार से हैं। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए उपयोगी हैं या मनुष्य को वो किसी भी प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं तो वो कहलाते हैं मित्र सूक्ष्म जीव या लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीव या मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं या वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं, वे सभी सूक्ष्म जीव मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के लिए लाभदायक या उपयोगी होते हैं, वो मित्रवत सूक्ष्म जीव या लाभदायक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसके लिए? मनुष्य के लिए उपयोग पढ़ेंगे हम कि मनुष्य के जीवन में इनका उपयोग क्या है, किस प्रकार से ये यूजफुल है मनुष्य के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो सूक्ष्म जीवों का कार्य है, सबसे पहला कार्य पढ़ते हैं ब्रेड, दही व केक निर्माण में पहला यूज है सूक्ष्म जीवों का ब्रेड, दही व केक निर्माण में। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ब्रेड, दही व केक निर्माण में भी सहायता करते हैं। तो देखिए, दही का निर्माण कैसे होता है। तो दूध जो होता है, दूध, उस दूध में आपने अपनी मम्मी या बहन को देखा होगा कि वो शाम के समय दूध में एक दिन पुराना दही या छाछ मिला देते हैं और सुबह जब हम देखते हैं तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है या बदला हुआ मिलता है। वो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, दूध जो होता है, जो दही, जो पुराना जो दही या जामन हम जिसको इंग्लिश में स्टार्टर कहते हैं, उस पुराने दही में, पुराना जो दही है उसमें क्या होते हैं? उसमें होता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये दूध में जाके क्या करते हैं? जनन करते हैं, और जनन करके अपनी संख्या जो होती है, इस संख्या को क्या कर लेते हैं? संख्या में ये वृद्धि करते हैं। संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है? दूध में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, और अम्लता के बढ़ने से ये जो दूध है ये किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए भी सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। प्रश्न आ सकता है कि सूक्ष्म जीव दूध को दही में किस प्रकार से बदलते हैं। तो लिखेंगे कि दूध में जो हम दही मिलाते हैं उस दही में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो जीवाणु हैं ये दूध में जाके तीव्र गति से जनन करने लगते हैं। इनकी जनन करने से संख्या बढ़ती है, संख्या में वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होने पर दूध की अम्लता को ये तेज़ी से बढ़ाते हैं, जिससे दूध दही में बदल जाता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु हैं ये हमारे लिए उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, इसलिए ये मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं। आगे हम देखें तो कुछ जो जीवाणु हैं, बहुत से जीवाणु ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, जैसे अचार हैं, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, उनके उत्पादन में भी हेल्प करते हैं। तो वो जीवाणु भी क्या हुए हैं हमारे लिए? मित्रवत सूक्ष्म जीव का कार्य कर रहे हैं वहाँ पर। अब आपकी बुक में एक प्रयोग है, तो उस प्रयोग में है कि हम क्या करते हैं, एक बर्तन के अंदर एक बर्तन लेना है हमें। देखो कैसे याद करना है प्रयोग को, बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। एक बर्तन लेंगे, बर्तन में क्या डालना है? बर्तन में हम डालेंगे आधा केजी आटा डालेंगे, आटा या मैदा डालते हैं, ठीक है। अब ये डालने के बाद में क्या करेंगे? आटा या जो मैदा हमने ली है उसमें हम क्या करेंगे? आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल देंगे,
और ईस्ट पाउडर डालने के बाद में क्या करना है, गर्म पानी मिलाना है। गर्म पानी में क्या करेंगे, आटा गूंथ लेंगे। आटा किस पानी में गूंथना है, आटे को गर्म पानी में गूंथ लेना है। गर्म पानी में आटा गूंथने के बाद में क्या करना है, हमें इसको थोड़े समय के लिए खुला छोड़ देंगे। कुछ समय के लिए क्या करेंगे, इसको जैसे 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। अब 2 घंटे बाद में जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमने आटा जो लगाया था उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो आयतन है वो कैसे बढ़ा, तो ये जो यीस्ट पाउडर है, ये यीस्ट पाउडर है, तो ये यीस्ट जीवाणु है एक प्रकार की। और ये जीवाणु क्या करते हैं, जब इनमें गर्म पानी डाला जाता है तो इनमें श्वसन, ये जनन करने लगते हैं, यानी ये जनन क्रिया करने लगते हैं आटे में। और जनन करने के बाद में जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो तीव्र गति से ये श्वसन क्रिया करते हैं। और श्वसन क्रिया में ये CO2 का यूज करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस आटे से बाहर निकालने के लिए इसमें क्या बना देती है, छिद्र बना देती है, जिसके कारण इस आटे का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आटा या मैदा में ये यीस्ट पाउडर मिलाकर ही हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, है ना। तो ये जो विभिन्न उत्पाद हैं वो सभी सूक्ष्म जीवों की ही देन है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि से ही हम इनको उत्पादित कर पाते हैं। अब दूसरा उपयोग पढ़ेंगे हम सूक्ष्म जीवों का। तो दूसरा जो यूज है सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो है वाणिज्य के उपयोग में। वाणिज्य का मतलब व्यापार करने के लिए जो चीज़ें हैं वो भी हम इनके द्वारा उत्पादित करते हैं। जैसे अल्कोहल का भी बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन होता है, शराब का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। तो दूसरा लिख लेंगे आप, वाणिज्य उपयोग में। तो वाणिज्य उपयोग में जैसे शराब है, अल्कोहल है, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल है, इनके उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों को ही काम में लिया जाता है। तो आपके बुक में एक प्रयोग दे रखा है, तो उस प्रयोग में क्या दे रखा है कि एक बीकर लेंगे हम, 500 ml का एक बीकर ले लेते हैं। और इस बीकर को लेकर हम क्या करेंगे, इस बीकर में थोड़ी सी मात्रा में चीनी मिलाएंगे। और चीनी मिलाने के बाद में इसमें क्या करेंगे, 1/2 यानी आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल देंगे। और कुछ समय बाद में इसको क्या करेंगे, हम सूंघ कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें एक प्रकार की गंध हमें आती है। तो ये गंध जो है ये किसकी आ रही है, ये अल्कोहल की आ रही है, अल्कोहल की गंध है ये। तो अल्कोहल के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो बड़े पैमाने पर जब शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल इत्यादि बनाए जाते हैं तो बहुत से सूक्ष्म जीवों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो यहाँ भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत सूक्ष्म जीवों का कार्य ही कर रहे हैं। तो यीस्ट जो है इस चीनी का क्या कर देता है, यीस्ट के द्वारा इस चीनी का क्या होता है, चीनी का होता है किण्वन, या कह सकते हैं फर्मेंटेशन। चीनी का क्या हुआ, यीस्ट के द्वारा किण्वन हो गया, या किण्वन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब फर्मेंटेशन या किण्वन जो है इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे
वो वैज्ञानिक कौन थे? इसकी जो खोज करी, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। और कब करी इन्होंने? 1857 में। जब हमारे यहाँ पे 1857 की क्रांति चल रही थी, इधर लुई पास्चर ने किसकी खोज कर दी? किण्वन की खोज कर दी, फर्मेंटेशन की खोज कर दी इन्होंने। तो किण्वन क्रिया द्वारा चीनी को या बहुत से जो फल हैं, शर्करा युक्त जो फल हैं, उनसे शराब बनाने में उपयोग होता है। जैसे अंगूर है, और भी जैसे बहुत से फल हैं, संतरा है, अंगूर है, मौसमी है, इन सभी का किण्वन किया जाता है और किण्वन करके ही इनको सड़ाकर शराब में बदला जाता है, जो हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है, सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म जीवों का नेक्स्ट जो उपयोग है, अगला जो उपयोग है सूक्ष्म जीवों का, वो है औषधि निर्माण में। औषधि निर्माण में तो देखिए बहुत से सूक्ष्म जीव जो हैं ये औषधि निर्माण में भी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। औषधियों का निर्माण बहुत से सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं औषधियों के निर्माण में। तो ये जो औषधियाँ हैं ये क्या करती हैं? ये औषधियाँ हमारे शरीर में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको मारने का कार्य करती हैं। तो कहने का मतलब, लाभदायक सूक्ष्म जीवों से बनी हुई दवाइयाँ हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करती हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको कहते हैं एंटीबायोटिक, या कहेंगे प्रतिजैविक। प्रतिजैविक भी कहते हैं, या कहते हैं एंटीबायोटिक। इन्हें एंटीबायोटिक भी कहते हैं। एंटी का मतलब है ये क्या है? विपरीत हैं। किसके लिए? जैविकों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, जीवाणुओं के लिए। तो मुख्य रूप से तो ये जीवाणुओं के लिए दवाइयाँ काम आती हैं। जो बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में रोग होते हैं उनको रोकती है एंटीबायोटिक। तो अब देखिए एंटीबायोटिक हैं या प्रतिजैविक जो हैं, इनका जो यूज है, इनका जो उपयोग है, ये हमेशा किसकी सलाह पे? डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए। यदि हम बिना कोई रोग के ही क्या ले लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो अगली बार जब हमारे शरीर में उस एंटीबायोटिक जो हमने ली थी पिछली बार उससे संबंधित रोग होता है, तो दोबारा ये एंटीबायोटिक लेने पर हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए प्रतिजैविक जो लें या एंटीबायोटिक लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। रोग हमें और किसी प्रकार का हो रहा हो और हम ले लेते हैं एंटीबायोटिक। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें बीमारी कोई दूसरी है, शरीर में उनके किसी दूसरे प्रकार का रोग उत्पन्न हुआ है और वो ले लेते हैं एंटीबायोटिक किसी दूसरे रोग की। तो क्या होता है, जब भविष्य में आगे उस एंटीबायोटिक से संबंधित रोग तुम्हारे शरीर में हुआ तो ये वाली एंटीबायोटिक फिर कार्य नहीं करेगी। तो इसलिए पहले जांच करवाएं, उसके बाद में ही दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर खुद नहीं बनने चाहिए। खुद के डॉक्टर खुद बन जाते हैं आजकल, तो ये गलत है। खुद के डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर की वैकेंसी निकालती है सरकार, और प्राइवेट डॉक्टर भी बैठे हैं डिग्री लेके। तो MBBS उन्होंने इसलिए करी है कि आप उनके पास जाओ तो वो क्या करें, आपको देखें, आपकी जांच करें, उसके बाद में बताएं कि आपको कौन सी दवा किस प्रकार से लेनी है। तो कभी भी खुद के डॉक्टर खुद नहीं बने। नोट्स में साथ साथ ये भी लिख लें कि प्रतिजैविक के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो लिख लें एरिथ्रोमाइसिन लिख लें आप। एरिथ्रोमाइसिन भी क्या है, एक प्रतिजैविक है। टेट्रासाइक्लिन भी एक प्रतिजैविक है। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एक प्रकार का प्रतिजैविक है। और इसके अलावा आप और लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक के उदाहरण 3 यदि पूछे तो आप बता सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन, ये प्रतिजैविक के एग्जाम्पल हैं।
तो ये हुए क्या, ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग हुए कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभदायक लाभ पहुंचाते हैं। तो तीसरा उपयोग हमने पढ़ लिया औषधि निर्माण में। पहला पढ़ा था बेकिंग में, बेकिंग किसकी बेकिंग, ब्रेड की बेकिंग में, केक की बेकिंग में, पेस्ट्रीज वगैरह की बेकिंग में किस प्रकार से यूज़फुल हैं। सेकंड जो पढ़ा वाणिज्य उपयोग में किस प्रकार से उपयोगी हैं। थर्ड पढ़ा औषधियों में किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो अब देखिए प्रतिजैविक का जो निर्माण की खोज है वो भी एक दिलचस्प खोज थी। कैसे हुई वो, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं ये जीवाणुओं का संवर्धन करवा रहे थे। जीवाणुओं का क्या करवा रहे थे, संवर्धन। तो एक संवर्धन तस्तरी होती है, तो संवर्धन तस्तरी में ये जीवाणुओं का संवर्धन करवा रहे थे। तो कुछ दिनों बाद जब ये कार्य कर रहे होते हैं तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इनकी जो संवर्धन तस्तरी है उसमें कुछ विशेष प्रकार के जो जीवाणु हैं उनका निर्माण हुआ है। एक फफूंद सी उगाई है, एक फफूंद का निर्माण हुआ है। और ये जो फफूंद है ये जो हानिकारक जीवाणु हैं इन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रही थी। और इस फफूंद का जब इन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि ये जो फफूंद थी ये कौन थी, पेनिसिलिन। वही पेनिसिलिन जब बुखार जब होती है जिसका इंजेक्शन हमारे लगाया जाता है, उसी पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। और यदि पूछ ले कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कौन से सन में की, तो 1929 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। तो ये था औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। अब हम पढ़ते हैं वैक्सीन बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो देखिए वैक्सीन जो है वो क्या है, एक प्रकार से निर्जीव या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं। तो जैसे ही ये मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबायोटिक प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। क्या करती है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है उनसे लड़ने के लिए। और वो प्रतिरक्षी उन निष्क्रिय या मृत जो सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं और शरीर से बाहर कर देते हैं। अगली बार जब उसी प्रकार के कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर पहले से ही जानता है कि उस रोग से किस प्रकार से लड़ा जाता है, तो तुरंत हमारा शरीर रिकवर हो जाता है। तो यही टीका है, इसे टीका कहते हैं। जैसे पोलियो है तो पोलियो या चेचक है, इनका जो टीका है तो इनका टीका जो लगाया जा रहा है उसमें आपको पोलियो या चेचक के मृत या निष्क्रिय जो रोग कारक हैं वही शरीर में प्रवेश करवाए जा रहे हैं। तो इनसे क्या होता है, फर्स्ट बार जब टीका लगता है शरीर में, एक टीका जब लगाया जाता है तो शरीर जो होता है उन मृत सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बना देता है। तो ये जो प्रतिरक्षी हैं उनसे हमारे शरीर में हमेशा के लिए प्रतिरक्षा आ जाती है और दोबारा कभी पोलियो या चेचक का जो रोगाणु है हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ये प्रतिरक्षी उनको नष्ट कर देंगे। तो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए बाहर से वैक्सीन लगाई जाती है, टीके लगाए जाते हैं। जैसे अभी आपने डोज लगवाई होगी कोरोना वैक्सीन, तो कोरोना वैक्सीन जो लगाई गई है उसमें क्या है, कोरोना के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही निष्क्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय होते हैं ये। अगर ये एक्टिवेट होते तो मनुष्य की डेथ हो जाती, उसको मार देते। ये खतरनाक वायरस है एक प्रकार का। तो इस वायरस से बचने के लिए
कि मृत और निष्क्रिय जीवाणु शरीर में इंजेक्ट किए गए हैं इंजेक्शन से, और तभी आपको एक दिन के लिए बुखार आता है। तो शरीर क्या करता है, उस 24 घंटे के अंदर अपने आप को रिकवर करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं यानी प्रतिरक्षी जो होते हैं उनको मारते हैं और सीख लेते हैं कि दोबारा कभी ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो इनसे कैसे लड़ना है। तो टीके का जो निर्माण है वो भी ऐसे होता है। तो टीके का निर्माण देखो, सबसे पहले चेचक का जो टीका था, चेचक के टीके का निर्माण किसने किया? तो देखिए चेचक जो है, चेचक का जो टीका है इसका निर्माण किया था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम चेचक के टीके का निर्माण किया। तो चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज कर ली थी। तो चेचक के टीके की खोज करने वाले थे एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और किण्वन की खोज करने वाले थे लुई पास्चर। तो 3 फैक्ट दे रखे हैं आपकी बुक में इस चैप्टर में, तो उसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो लाभ है वो भी पढ़ लेते हैं। 4th नंबर पे पढ़ लिया हमने वैक्सीन बनाने में, और 5th है मिट्टी की उर्वरा क्षमता में वृद्धि करने में। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हेल्प करते हैं? तो आप जानते हैं कुछ जीवाणु या नील हरे शैवाल जो होते हैं, कुछ जीवाणु या नीले हरे शैवाल जो होते हैं, इनका काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे करते हैं? तो ये जो शैवाल हैं ये वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन का नाइट्रोफिकेशन करते हैं भूमि में, मृदा में क्या कर देते हैं, इस नाइट्रोजन जो है इसका स्थिरीकरण कर देते हैं। तो इस नाइट्रोजन का उपयोग कौन करते हैं? फिर पौधे करते हैं। पौधे जो होते हैं इस N2 का यूज करते हैं, अपनी वृद्धि में करते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी कौन से नीले हरे शैवाल या जीवाणु जो होते हैं, कुछ दाल भी होती हैं, जैसे दाल वाले पौधे हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, तो पिछला जो वीडियो है उसमें पढ़ा था आपने, दाल वाले पौधों के अंदर क्या होते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। इनका काम भी क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या करना होता है, स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। तो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं, तो अंतिम लिख लेंगे पर्यावरण शुद्ध करने में, पर्यावरण को शुद्ध करने में।
तो देखिए कैसे शुद्ध करते हैं। तो आप जानते हैं कि पर्यावरण में बहुत से जो पदार्थ हैं, सड़े गले अपशिष्ट मृत पदार्थ होते हैं, यदि एक बहुत समय तक ऐसे ही पड़े रहेंगे तो क्या होगा, दुर्गंध भी उत्पन्न करेंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। तो क्या होता है, देखिए कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अपघटक का कार्य करते हैं। तो सड़े गले मृत जो पदार्थ हैं या पौधों का या जीवों का जो अवशेष है जो मिट्टी में पड़ा हुआ होता है, उसमें क्या करते हैं, ये उसको अपघटित कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पदार्थों सरल पदार्थों में उसको तोड़ देते हैं। ये सरल पदार्थ पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर वापस पौधों तक पहुंच जाते हैं। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी जो सूक्ष्म जीव हैं ये काम में आते हैं, ताकि हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त जो पदार्थ हैं वो उनकी मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़े और वातावरण शुद्ध रहे। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के कितने उपयोग पढ़ लिए हमने, 6 उपयोग पढ़ लिए। रिवाइज करते हैं। सबसे पहला उपयोग था बेकिंग करने में। किसकी बेकिंग करने में, ब्रेड की बेकिंग करने में और दही बनाने में, और इडली डोसा वगैरह है उनके निर्माण में, कैसे निर्माण में हेल्प करते हैं वो मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। सेकंड जो यूज है इनका वो किस में था, मार्केटिंग के प्रोडक्ट में था, वाणिज्य के उपयोगी पदार्थ बनाने में, जैसे शराब एल्कोहल बनाने के अंदर ईस्ट का उपयोग हम कर रहे थे कि उसके किण्वन में या फर्मेंटेशन में करते हैं। इसके बाद में जो थर्ड था यूज वो औषधि निर्माण में था, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में भी इनका यूज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ जो यूज है वो किस में है, फोर्थ जो यूज है वो है वैक्सीन है, टीका है, टीकाकरण में टीके बनाने में सूक्ष्म जीवों को यूज किया जाता है। फिफ्थ जो उपयोग है वो हमने पढ़ा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काम आते हैं सूक्ष्म जीव। और छठवां जो उपयोग है वो पर्यावरण को क्या करने में, शुद्ध करने में भी सूक्ष्म जीव ही काम में आते हैं। तो इस प्रकार से मित्रवत जो सूक्ष्म जीव हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारे लिए ये उपयोगी होते हैं। तो इनको आप नोट्स कॉपी में बनाते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में कि वो हानि कैसे पहुंचाते हैं। तो तब तक के लिए आप चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आया है, आपके काम का है, आपको स्टडी में हेल्प कर रहा है, तो लाइक बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आपको अच्छा एडवांटेज मिल रहा है पढ़ने में, तो आपके जो दोस्त हैं उसमें वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आपके दोस्तों को, मित्रों को आप भेज सकते हैं, जिससे अपने जो वीडियो है उस पर लाइक, और बच्चों को जो है पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, एक जरिया मिलेगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से 15-20 दिन में कर सकते हैं। साइंस को हम कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।